बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम कवर करेंगे द ब्लाइंड मैन्स गार्डन बाय नदीम अहमद। ये पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 है और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करवा सकूं। इस वीडियो में हम राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइटर के मेजर वर्क्स को देखेंगे, उसके बाद हम इस नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे, बाद में इसके थीम्स की तरफ जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइटर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट। ये नॉवल लिखा था नदीम असलम ने और ये पाकिस्तान के एक जाने माने नॉवलिस्ट हैं। इनको हम पाकिस्तानी ब्रिटिश नॉवलिस्ट कहेंगे क्योंकि ये पैदा तो पाकिस्तान में हुए हैं लेकिन फ़िलहाल ये ब्रिटेन में रह रहे हैं। ये पैदा हुए थे गुजरांवाला में 1966 में और इनके जो पेरेंट्स थे उन दोनों का जो बैकग्राउंड था डिफरेंट था। जो फादर थे वो एक पोएट भी थे और एक फ़िल्म प्रोड्यूसर भी थे और उनकी जो मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा एक रिच फैमिली से उनका ताल्लुक था और वो उनकी जो फैमिली थी इनकी मदर की वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली थी। इनके पेरेंट्स के बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा फ़र्क होने के बावजूद भी इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत थी। नदीम असलम की जो फैमिली का बैकग्राउंड है उसका इनकी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा गहरा इन्फ्लुएंस है। ये जो फ़िक्शन लिखते थे, वो ज़्यादातर इनके अपने एक्सपीरियंसेस होते थे और इनकी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस होती थी। ये अपने वर्क्स में फैमिली रिलीजियस जो था, उसके बारे में बताते थे, जो डिफ़रेंस था उसके बारे में बताते थे और साथ ही साथ इनका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान से जब वो चले गए थे ब्रिटेन हिजरत करके, तो उसका भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। इनका एक वर्क गॉड एंड मी, ये जो है इनकी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में लिखा हुआ इनका एक फ़िक्शन है। नदीम असलम ने जो राइटिंग थी वो 13 की एज से लिखना स्टार्ट की और इनकी जो पहली उर्दू स्टोरी है वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुई। इनको उर्दू लिटरेचर में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इन पे जो इन्फ्लुएंस था वो था इंग्लिश नॉवेलिस्ट का, जिनमें जिब्राइल और साथ में टॉनी आ जाते हैं। इनका इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनकी राइटिंग पे। बायोकेमिस्ट्री की स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से, लेकिन बाद में इन्होंने इसको छोड़ दिया और फुल टाइम इन्होंने राइटिंग की तरफ ध्यान दिया। इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें ये थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें आइडेंटिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। इनके जो वर्क्स हैं वो अपनी लिरिकल प्रोज़ की वजह से जाने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स उनकी वजह से जाने जाते हैं और पाकिस्तानी कल्चर और सोसाइटी को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, तो उसकी वजह से भी ये जाने जाते हैं। नदीम असलम ने सिर्फ फ़िक्शंस ही नहीं लिखे बल्कि इन्होंने एसेज़ भी लिखे और आर्टिकल्स भी लिखे पॉलिटिक्स पे, लिटरेचर पे, कल्चर पे और इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले और ये नॉमिनेट भी हुए अपने जितना भी इन्होंने लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया है उसकी वजह से। इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं, तो इनके जो मेजर वर्क्स हैं, उनमें जो सबसे पहला वर्क है वो है सीज़न ऑफ द रेन बर्ड्स। ये एक फ़िक्शनल नॉवल है और ये इसकी जो सेटिंग है वो एक पाकिस्तानी टाउन की है, एक फ़िक्शनल पाकिस्तानी टाउन की। और इसमें जो इन्होंने बात की है, जो थीम्स को एक्सप्लोर किया है, उसमें लव, वायलेंस, आइडेंटिटी और पाकिस्तानी सोसाइटी को इन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। उसके बाद जो इनका सेकंड वाला वर्क है वो है मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स। ये जो नॉवल है इसमें इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर किया है जो कि इंग्लिश टाउन में जाके रहते हैं और इन्होंने इसमें ट्रेडिशन के बारे में बताया कि उनको कौन-कौन सी मुश्किलात जो हैं वो वहाँ पे पेश आती हैं, जिसमें ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, कल्चर, आइडेंटिटी और एसिमिलेशन आ जाते हैं। उसके बाद इनका थर्ड वाला फेमस वर्क है द वेस्टेड विजल। ये जो है अफ़गानिस्तान में इसकी सेटिंग है और इसमें जो इन्होंने थीम्स को एक्सप्लोर किया है वो है वॉर और लव। उसके बाद जो इनका फोर्थ वाला वर्क है काफ़ी फेमस वर्क जो कि आज हमें डिस्कस भी करना है, द ब्लाइंड मैन्स गार्डन। ये जो है मैं आपको बताऊँगी कि ये 9/11 का ये जो वाक़या हुआ था उस पे इन्होंने ये एक नॉवल लिखा है। ये नॉवल जो है वो 2 भाइयों की कहानी है और इसमें जो थीम्स को डिस्कस किया है उसमें लव, सैक्रिफाइस, आइडेंटिटी और किस तरह से बिल्कुल एक ब्लरिड लाइन्स आ जाती हैं बिटवीन गुड एंड इविल। ठीक है कि पता नहीं चल पाता कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या ठीक है, क्या गलत है। इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है और ये 9/11 के जितना भी ये सारा वाक़या है ये उस इनका ये वर्क जो है वो बेस्ड है। तो चलें चलते हैं आज के नॉवल की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पोस्ट 9/11 पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है? ये इसकी एक स्टोरी है। इसमें हम लोगों को एक पंजाब का एक टाउन है हीर के नाम से, उसमें जो है इसकी सेटिंग मिलेगी हम लोगों को स्टार्ट में। उसके बाद पेशावर की सेटिंग में देखने को मिलेगी, अफ़गानिस्तान की भी मिलेगी और कुछ अमेरिका के भी कुछ सीन हैं, बट वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कुछ सेटिंग्स जो हैं वो वहाँ पे भी हम लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा जब हमें पता चलता है कि जो स्टोरी है वो किस तरह से अनफ़ोल्ड होती है कि एक गार्डन है जो कि एक घर के इर्द-गिर्द है और वो किस कदर गमों से भरा हुआ है और वो हम देखेंगे कि किस तरह से वो गमों से भरा हुआ है। अभी जो यहाँ पे जो नाम है द ब्लाइंड मैन्स गार्डन, जो ब्लाइंड मैन है वो भी हम देखेंगे कि ये कौन है, ठीक है? और वो इसका गार्डन से इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि स्टोरी समझने में हम लोगों को आसानी रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नॉवल है ये पोस्ट 9/11 पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे इन्होंने लिखा है। पोस्ट का मतलब होता है बाद। अब 9/11 के बाद के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज़ थे उस पे ये इन्होंने स्टोरी लिखी है। ये जो स्टोरी है ये कुछ उनके ये कुछ फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं, उनके इर्द-गिर्द घूमती है और उनके एक्सपीरियंसेस के गिर्द घूमती है। सबसे पहले हमारे पास है रोहन। रोहन जो है वो ये इसमें रोहन जो है वो एक रिटायर्ड टीचर है और इनका एक अपना एक स्कूल है।
स्कूल था इनका अपना, जिस पर बाद में कब्ज़ा हो जाता है और वहाँ पे मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार करके तो वहाँ से लोगों को भेजा जाता है। ये इनका जो रोल है वो एज़ अ फ़ादर है, ये यहाँ पर 2 भाइयों की बात होगी। तो ये उनके जो हैं वो वालिद हैं और साथ में यहाँ पे इनकी वाइफ़ की बात भी होगी। ये जो हैं ये ब्लाइंड हैं। ये ब्लाइंड कैसे हुए हैं ये मैं आपको बताऊँगी और इनकी जो बीवी है, उनकी जो वाइफ़ है उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसका नाम है सोफ़िया और इसकी उनकी डेथ भी कैसे हुई है वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद आता है हमारे पास जो। ये जो है ये रोहन का बेटा है, ठीक है? जो कि अफ़गानिस्तान ट्रैवल करता है कि वहाँ पे जाके जो ज़ख्मियों की मदद कर सकें, ठीक है? बट वो जो उसके जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वाला कैरेक्टर है वो है माइकल। माइकल जो है वो जो का फ़ॉस्टर ब्रदर है। रोहन ने माइकल को गोद लिया हुआ होता है क्योंकि माइकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और माइकल उस वक़्त बहुत छोटा होता है और रोहन जो है वो उसको गोद ले लेता है और इसकी वज़ह से ये जो है जो का फ़ॉस्टर ब्रदर है। ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे ही जाते हैं पेशावर की तरफ कि जाके पेशावर में जाके जाके जो ज़ख्मियों की मदद कर सकें। लेकिन बाद में जो है वो कहीं और ही निकल जाता है और उसके बाद जो उसके साथ होगा वो भी हम देखेंगे। उसके बाद नहीद आ जाती है। नहीद जो है वो जो की वाइफ़ है। जो की वाइफ़ है लेकिन माइकल की लवर है। माइकल और नहीद जो है वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक-दूसरे को बता भी नहीं सकते, अपने घरवालों को भी नहीं बता सकते क्योंकि माइकल जो है वो इनका एक अडॉप्टेड बेटा है। तो वो कैसे इस किस्म की बात कर सकता था? इसलिए अपने बैकग्राउंड की वजह से या फिर अपने अडॉप्टेड होने की वजह से भी वो बात नहीं करता और नहीद जो है वो भी अपनी माँ से बात नहीं कर पाती है। अपनी माँ से भी वो इसी वजह से ज़िक्र नहीं कर पाती क्योंकि वो उनका अडॉप्टेड बेटा है तो मैं किस तरह से बात करूँ? तो वो जो की वाइफ़ होती है, जबकि जो को पसंद नहीं करती है, पसंद जो है वो माइकल को ही करती है और माइकल नहीद को पसंद करता है। उसके बाद हमारे पास है तारा, ये नहीद की मदर है। हम चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। ये जो स्टोरी है, ये स्टार्ट होती है इसका सबसे पहला चैप्टर है, वो स्टार्ट होता है कि रोहन जो है वो अपने बेटे जो के साथ अपने गार्डन में बैठा हुआ है, ठीक है? और रोहन जो है वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुमने कभी ये देखा है कि कभी किसी स्टोरी में किसी विलेन की जीत हो जाए? हम हमेशा यही देखते आए हैं कि एट द एंड स्टोरी में हमेशा हीरो की जीत होती है, ठीक है? और यही सवाल जो है वो करता है अपने बेटे जो से और जो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा कि किसी विलेन की कैसे जीत हो सकती है। यहाँ पर जो है फर्स्ट ही चैप्टर में हम लोगों को इसकी जो इनकी जो वाइफ़ है, वो सोफिया का भी ज़िक्र मिलेगा। अब सोफिया जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ किस वजह से होती है? रोहन की वजह से होती है, क्योंकि वो उसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और बाद में वो इस पे काफ़ी ज़्यादा इसको पछतावा भी होता है कि मेरी वजह से मेरी बीवी की डेथ हो गई है। इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे पछतावा होता है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि वो एक फाउंडर है, एक स्कूल का, आर्डेंट स्पिरिट स्कूल का जो है ये फाउंडर है और रोहन जो है वो भी ब्लाइंड हो चुका है एक एक्सप्लोजन की वजह से, ठीक है? अब क्या होता है कि जो और माइकल जो हैं वो ट्रैवल करते हैं सीक्रेटली कि वो जाएँगे पेशावर की तरफ, पेशावर जाके वहाँ पे जितने भी ज़ख्मी हैं उनको वो मेडिकेशन देंगे क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं, ठीक है? अभी डॉक्टर होने की वजह से इनका दिल में है वो थोड़ी बहुत हमदर्दी जागती है कि हम लोग वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे जाके हम लोग मरीज़ों की देखभाल करेंगे, उनको ज़ख्मों को ठीक करेंगे। तो ये दोनों जो हैं ये चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो सीक्रेटली निकल जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ कि मैं वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करूँगा, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की। वो वहाँ पे निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे जाके क्या होता है कि वो तालिबान के हत्थे चढ़ जाता है और तालिबान जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। अब वहाँ पे ये क्या सीन होता था कि जो भी उसकी वहाँ की जो कम्युनिटी होती थी ना, वो किसी अनजान आदमी को जब देखते थे, तो वो उसको तालिबान के हवाले कर देते थे और उसके बदले में उससे पैसे लेते थे तालिबान से। अब उससे इसके साथ भी यही हुआ, इसको जो है वो तालिबान के हवाले कर दिया गया। तालिबान ने इसको अपने साथ फ़ोर्सली अपने साथ जो है वो शामिल कर लिया, ठीक है? कि इसको भी तालिबान बना दिया। अब लेकिन यहाँ पे जो के साथ जो होता है ना कि वो उसका मर्डर हो जाता है जो का। किस तरह से कि उसका जो है एक अफ़गान वुमन के उसके शायद कोई ब्लेड लगता है उसकी चीख पे, जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। उसके बाद माइकल जो है, माइकल भी उसको ढूँढता हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके उसको वो अमेरिकन्स के हत्थे चढ़ जाता है, जो माइकल है। अमेरिकन्स जो हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ें देते हैं और वो बचता-बचाता फिर भी पाकिस्तान वापिस आ जाता है और जब उसको ये पता चल जाता है कि जो है, वो मर चुका है। उसके बाद फिर कुछ टाइम गुज़रने के बाद नाहिद की और माइकल की आपस में शादी हो जाती है और फिर उसके बाद इनका बेटा भी होता है। तो यहाँ पे जो है वो नॉवल जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसके थीम्स की तरफ आते हैं, तो इसमें जो मेजर थीम्स को एड्रेस किया है नदीम असलम ने उसमें वॉर एंड इट्स इफ़ेक्ट। जब भी वॉर होगी ना, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है ना, वो हमेशा अवाम पे आएगा। यहाँ पे जो है वो एक यहाँ पे एक वॉर के थीम को एक्सप्लोर किया गया है कि किस तरह से वॉर का इफ़ेक्ट आया किस हर एक इंडिविजुअल पे, फैमिलीज़ पे, कम्युनिटीज़ पे। हालाँकि जो वॉर थी, वो थी यूएस के दरमियान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे भी पड़ा। उसके बाद हमारे पास पैट्रियार्टिकल थीम है और जेंडर रोल्स आ जाते हैं। इस नॉवल में पाकिस्तान की पैट्रियार्टिकल सोसाइटी को भी एक्सप्लोर किया गया और फिर जो वुमन की जो प्लेस है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वुमन को स्ट्रगल करनी पड़ती है इस सोसाइटी में रहने के लिए। इसमें लव एंड रिलेशनशिप आ जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पर लव और रिलेशनशिप देखने को मिलेगा फैमिलीज़ के दरमियान लवर्स के दरमियान कि जो और नहीद की शादी हो चुकी है, ठीक है? और ये एक उनका दरमियान एक रिलेशनशिप है। लेकिन वो पसंद जो है वो एक-दूसरे को करते हैं माइकल और नहीद जो है वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं और इनके दरमियान एक लव का थीम आ जाता है। लेकिन ये सोसाइटी की वजह से अपने घर में वो बात नहीं कर पाते हैं। जो नहीद है वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाती है कि मैं किस मुँह से बोलूँ कि मुझे जो है वो माइकल से शादी करनी है। क्योंकि वो तो एक अडॉप्टेड बेटा है और जो माइकल है वो भी अपने वहाँ पे क्योंकि वो उनका सगा बेटा नहीं है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता कि मुझे इससे शादी करनी है। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्टेड बेटा है। हमारी सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। सोशल एक्सपेक्टेशंस उनकी कुछ और ही होती हैं।
उसके बाद रिलीजन और एक्सट्रीमिज़्म आ जाती है इसमें। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को रिलीजन भी यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। तालिबान जो हैं वो इस्लाम के नाम पर उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने वायलेंस और ब्लडशेड किया है सिर्फ़ इस्लाम को यूज़ करते हुए। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें जो है वो एक माइनर सा कैरेक्टर था, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। एक बर्डमैन था, चैप्टर नंबर 2 में आई गेस एक बर्डमैन है, जो कि पहले जो है वो परिंदों को खुद कैद करता है, उसके बाद जाके लोगों को कहता है कि अगर आप मुझसे परिंदा खरीद के इसको उड़ा देंगे, इसको आज़ाद करवा देंगे, तो जो भी आपसे कोई गुनाह सरज़द हो चुका है या आपकी आपकी कोई ऐसी दुआ है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप इसको आज़ाद करवा दें, तो अल्लाह ताला आपकी जो दुआ है वो कबूल कर लेगा। किस तरह से जो इस्लाम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए। मतलब पहले तुम खुद उनको कैद कर रहे हो, उसके बाद जाके तुम लोगों से कह रहे हो कि मुझे पैसे दो, मैं आपको परिंदा दूँ और आप उसको आज़ाद करो और आपकी दुआएँ पूरी हो जाएँगी। किस तरह से रिलिजन को लोग इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी बताया गया। आइडेंटिटी एंड बिलॉन्गिंग आ जाती है, ट्रॉमा एंड हीलिंग और किस तरह से जो है वो हर एक इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को पे इम्पैक्ट आया है एक ट्रॉमा का और लास्ट में हम लोगों को हीलिंग भी मिली है कि आपस में दोनों की शादी हो गई है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दी है। लेकिन रोहन का जो गार्डन है वो तो तकरीबन एक हिसाब का बिल्कुल ही वैनिश हो गया ना, बिल्कुल ही तबाह हो गया। उसका जो अपना बेटा था वो तो उसकी तो डेथ हो गई और वो खुद भी ब्लाइंड हो गया। उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री ये हमें देखने को मिलेगा। इसमें हम लोगों को पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज़ हैं, उसके बारे में पता चलेगा और किस तरह से हर जगह पर करप्शन जो है वो किस तरह से इंक्लूडेड है। इनइक्वालिटी आ जाती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। मैंने कोशिश की है कि छोटी सी वीडियो में इसको कवर करवा सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।